हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सॉरी, इस वीडियो में मैं थोड़ा आज लेट हो गया हूँ। कल से कोशिश करूँगा कि वीडियो सही टाइम पे आ पाए। तो थोड़ा आप मैनेज करेंगे आज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज 28 सितंबर है और दिन है आज शनिवार। और ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर की कटिंग है। देखते हैं कौन सी खबरें महत्वपूर्ण आज सुर्खियों में रही हैं। जापान, शिगेरू इशिबा बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। जो जापान में है, शिगेरू इशिबा हैं, वो जापान के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नया नेता चुना है। इस चुनाव में पहले 2 महिलाओं सहित 9 प्रत्याशी थे। अगले मंगलवार को फूमियो किशिदा और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद इशिबा शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की पहली खबर। अगला चलते हैं इस्लामाबाद से ये खबर निकल के आ रही है कि एससीओ, ठीक है, एससीओ की बैठक में जा सकते हैं जयशंकर। 9 साल बाद पहले विदेशी मंत्री जाएंगे ये। ठीक है, एससीओ जो है, इसकी आप जैसे जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के बीजिंग में है। और इसकी स्थापना 15 जून कब हुई थी? 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि ब्रिक्स से पहले इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ शासन अध्यक्षों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाग लेने की संभावना है। इसके 3 कारण हैं। पहला, भारत एससीओ में अपनी आवाज़ और उपस्थिति कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहता। दूसरा, जयशंकर और चीनी विदेशी मंत्री तय करेंगे कि मोदी शी की ब्रिक्स बैठक का रूप कैसा होगा। तीसरा, पिछले साल एससीओ की बैठक गोवा में पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए थे। भारत को अब डिप्लोमेटिक जवाब देना होगा। ठीक है, एस जयशंकर जाने जाते हैं। यदि एस जयशंकर पाकिस्तान जाते हैं तो यह 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहाँ गई थी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ कोई नहीं गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ जीके फैक्ट शीट और शॉर्ट नोट्स के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें जो बातें दी गई हैं वो देखते हैं कि इस वीक पढ़ें भारत की नदी प्रणालियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नोट्स मदद करेंगे। भारत की नदी प्रणाली 4 समूहों में बांटी जाती है। जो भारत की नदी प्रणालियाँ हैं वो 4 समूह में बांटी जाती है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ हैं, जो एक हिमालय की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है, और तटवर्ती नदियाँ हैं और अंतः स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो आइए थोड़ा ये विस्तार से देख लेते हैं कि कौन सी हिमालय की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों में सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियाँ हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर के समीप से, गंगा गंगोत्री से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पुरंग जिले से निकलती है। यमुना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथिमारी आदि, मानस आदि नदियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ ये दूसरा उसका पार्ट है, सब डिवीज़न है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा महानदी और दामोदर प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ मानी जाती हैं। गोदावरी दक्षिणी प्रायद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है। ये नदियाँ मध्य और दक्षिण भारत में बहती हैं। ये नदियाँ पश्चिम की ओर अरब सागर में और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यदि तटवर्ती नदियों की बात करते हैं तो ज़्यादातर तटवर्ती नदियाँ छोटी हैं। इसमें से कुछ पूर्वी तट के डेल्टा के पास समुद्र में मिलती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर करीब 600 नदियाँ ऐसी हैं जो या तो बरसाती हैं या दूसरी नदियों से
मतलब मिल जाती हैं। साबरमती, वेगवती, भवानी, नैयर इस प्रणाली की कुछ हिस्से की नदियाँ हैं। और अगले मतलब लास्ट देखते हैं इसका डिवीज़न, अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। ये नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती और अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। राजस्थान में घग्गर, कांतली, साहिबी, रूपारेल और लूनी ऐसी नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं जो क्या है बीच रास्ते में ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। देश विदेश से अगली खबर है कि ड्रोन से शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खट कंडकला की समृद्धि की तस्वीर भास्कर में ली गई है। ठीक है। भगत सिंह के पैतृक गांव कौन सा है? खट कंडकला। ठीक है। खट थोड़ा अटपटा सा गांव है ये। फिर शहीद ए आजम ने जिस समृद्ध हिंदुस्तान का सपना देखा, उनके गांव में दिख रहा, क्या दिख रहा है? शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खट कड़कला की 180 डिग्री तस्वीर भास्कर ने देखी। आज उनका 118वां जन्म दिवस है। ठीक है। शहीद भगत सिंह का आज 118वां जन्म दिवस है। शहीद ए आजम ने जिस समृद्ध क्या दिया है, जिस समृद्ध हिंदुस्तान का सपना देखा था वह उनके गांव में दिख रहा है। गांव में 2300 के करीब आबादी है। यहाँ पर वह सुविधा है जिसकी विकसित गांव में कल्पना कर सकते हैं। गांव के पास रेलवे स्टेशन है, प्राइमरी, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाइब्रेरी, सीवेज ट्रीटमेंट और सोलर प्लांट है। शानदार म्यूज़ियम है, सड़कें नाली पक्की हैं, गांव के चौराहे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा में सैरोगेसी के लिए पेरेंटल अवकाश। ठीक है। ओडिशा राज्य में सैरोगेसी के लिए पेरेंटल अवकाश दिया जाना है। तो ये देखते हैं, ये खबर भुवनेश्वर से निकल के जो आ रही है कि ओडिशा में सैरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने वाले कर्मचारियों को भी पेरेंटल अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारियों को 180 और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पैतृक अवकाश दिया जाएगा। महिला कितना? 180 और पुरुष को 15 अवकाश दिया जाएगा। ओके। चलिए देखते हैं। अमेरिका हेलेन तूफान से ये अमेरिका से खबर है कि हेलेन तूफान से एक मिनट। अमेरिका से खबर है, हेलेन तूफान से 12 राज्यों में 1.25 करोड़ लोग प्रभावित और 1000 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तो अमेरिका में कौन सा तूफान आया है? हेलेन नामक तूफान आया हुआ है। ठीक है। बस इतना याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। न्यूयॉर्क से ये खबर है कि अमेरिका में शुक्रवार को हेलेन चक्रवात से 12 राज्यों में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं। इसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं कुल मिलाकर। ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख लोग, बहुत विशाल ये संख्या होती है दोस्तों। ठीक है। अगली खबर क्या निकल के आती है कि पासवर्ड चूक मामले में मेटा पर 853 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है। पासवर्ड चूक मामले में मेटा पर 853 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है। देखते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर यूजर्स के पासवर्ड से संबंधित सुरक्षा चूक के मामले में यूरोपीय संघ ने 800 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। आयरिस डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने कहा कि मेटा पर करीब 853 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में जांच 2019 में शुरू हुई थी। मेटा ने सूचित किया था कि कुछ पासवर्ड को बिना एन्क्रिप्शन के सेव किया गया था और मेटा के कर्मचारी इन्हें देख सकते थे। कमीशन के उपायुक्त ग्राहम डॉयल ने कहा कि उपयोगकर्ता पासवर्ड को साधारण टेक्स्ट में नहीं रखना चाहते क्योंकि इससे दुरुपयोग का खतरा रहता है। मेटा का कहना है कि ये अनजाने में हुआ था और इस त्रुटि को तुरंत ठीक करने के लिए कार्रवाई भी की थी। ठीक है दोस्तों, हम लास्ट में इसकी अभिव्यक्ति वाला सेक्शन भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि अभिव्यक्ति वाला वीडियो मैं आज अलग से नहीं बना पाया, तो अभी ये साथ में ही बनेगा। ठीक है, आप मैनेज करेंगे। इनोवेशन, दिल्ली मुंबई दुनिया के टॉप 100 शहरों में इनोवेशन हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 39वें पायदान पर है, मतलब 39वें स्थान पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9 वर्षों में 42 अंकों की उछाल की है। भारत 2015 में 81वें स्थान पर था और 9 साल में 42 पायदान पर ये चढ़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहर दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों में सूचीबद्ध हैं, जो अनुसंधान, विकास और तकनीकी प्रगति के केंद्र हैं। इसके अलावा देश ने अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर 7वीं रैंक हासिल की, जो नवाचार को आगे बढ़ाने का सूचक है। ठीक है, चलिए फिर ये यहाँ दिया हुआ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा है। यह 2023 में 40वें स्थान में से 1 अंक की उछाल है। उसके साथ ही भारत 38 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत ने पिछले 9 वर्षों में 42 स्थानों का सुधार किया। 2015 में भारत 81वें नंबर पर था। जेनेवा में जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इससे नवाचार को बढ़ावा देने में उनकी ताकत और उसकी ताकत और कमजोरियों को प्रदर्शित किया जाता है। सूचकांक में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है 38 निम्न मध्यम वाले देशों में से टॉप रैंक हासिल करने के रूप में भारत की स्थिति। ठीक है, तो दोस्तों ये रही अब अगली खबर कि देश के 36 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए हैं। ठीक है, देश के कुल कितने 36 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए हैं। इनमें चंदेरी साड़ी की बुनाई के लिए ख्यात मध्य प्रदेश का प्राणपुर, भारत का न्यागरा, चित्रकूट, अध डूबे मंदिर वाला हाफेश्वर गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और बाकी ये सारे गांव हैं, है ना। इसमें हम ये देख सकते हैं गांव की मतलब ज़्यादा इसमें डिटेल में ना ही देखें तो अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी ये दिया है कि ओरछा का लाडपुरा खास है, पचमढ़ी का शबरवानी बने जिम्मेदार गांव। ठीक है, पराली जलाने में 50% कमी करने वाला पंजाब का हंसली भी श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, अभिव्यक्ति वाला। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। तो अभिव्यक्ति में आज क्या है कि राज्यपालों का राज्य सरकारों से विवाद अप्रिय होता जा रहा है। जो राज्यपाल का है, राज्य सरकारों से विवाद अप्रिय होता जा रहा है, ये लिखा है पवन के वर्मा ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अभिव्यक्ति में क्या है। किसी शायर ने लिखा है, हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए हैं। किसी शायर ने लिखा है कि हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र के बारे में सच है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन इसी के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इसका एक उदाहरण विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका है। यह किसी एक पार्टी का एक अधिकार नहीं रहा है। कांग्रेस सरकारों ने इसे खुलेआम किया और 2014 के बाद भाजपा भी इससे अलग नहीं रही है। यह दुखद है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लोकतंत्र विकसित होगा, इसकी कई विकृतियां ठीक हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। संविधान के अनुच्छेद 152 से 160 के तहत राज्यपालों की शक्तियों और भूमिका को परिभाषित किया गया है। इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होता है तथा संविधान और कानून के संरक्षण के लिए काम करता है। हालांकि चूंकि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए कई राज्यपाल सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा नियुक्त होने के नाते
उसके प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करते हैं। राज्यपालों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का एक उदाहरण विधानसभाओं द्वारा विधिवत पारित विधेयकों की मंजूरी में देरी करना है। तमिलनाडु, बंगाल, केरल, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली जैसे विपक्ष शासित राज्यों में इस प्रवृत्ति ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जो अपनी नियुक्ति से पहले भाजपा संघ के विश्वास पात्र सदस्य थे, ने राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए 11 विधेयकों को यह कहकर लौटा दिया गया कि उन्हें और स्पष्ट किया जाए। द्रमुक की सरकार वाले तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने 31 अक्टूबर 2023 से 28 अप्रैल 2024 के बीच विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। केरल में आरिफ मोहम्मद खान ने 7 विधेयकों को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी और बाद में उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। पश्चिम बंगाल में TMC का दावा है कि राज्यपाल CV आनंद बोस ने 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है। आप शासित पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित ने 4 विधेयक रोके हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयक के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल उनमें संशोधन या पुनर्विचार का सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए। हालांकि अगर विधानसभा राज्यपाल के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक को फिर से पारित करती है या उसे उसके मूल रूप में कायम रखती है, तब भी राज्यपाल उस पर स्वीकृति नहीं रोक सकते। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, पर केवल तभी जब प्रस्तावित कानून उच्च न्यायालय की शक्तियों से वंचित होगा। नवंबर 2023 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तमिलनाडु और केरल के मामले में कोर्ट ने तीखे शब्दों में पूछा कि राज्यपाल 2 से 3 साल तक विधेयकों को रोककर क्यों बैठे रहते हैं। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा, राज्यपाल बिना किसी कार्यवाही के किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। ऐसा करने पर राज्य के अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल विधिवत रूप से निर्वाचित विधायिका में कामकाज को वीटो करने की स्थिति में आ जाएगा। ना ही राज्यपाल एक बार सहमति रोक लेने के बाद विधायिका द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही हमारी संघीय राजनीति को प्रभावित करती है, जो कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। सच तो यह है कि राज्यों में राज्यपाल सरकार के अनिर्वाचित विरोधी बन गए हैं और अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सार्वजनिक बहस अब अप्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेडी मैकबेथ कहा और उनके साथ सार्वजनिक मंच साझा करने से इनकार कर दिया। दिल्ली ने उपराज्यपाल से चुनी गई सरकार की आलोचना करते हुए लेख लिखा। तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों का अपनी सरकारों से सार्वजनिक विवाद चल रहा है। चेन्नई में राज्यपाल ने इस सप्ताह कहा कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा है और भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उसी संविधान को अस्वीकार कर दिया जिसके आधार पर उन्होंने शपथ ली थी, जबकि संविधान कोई निष्प्राण दस्तावेज नहीं है जिसकी गलत व्याख्या की जाए। हमें उसके इरादों और भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये लेखक के अपने विचार थे, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा एक और आर्टिकल है, इसको करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो डालने में देरी भी हो जाएगी। चलिए, इसको अंतिम रूप से हम पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो लेट आएगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो 8 बजे तक या 8 बजे से पहले डाल दूँ, ठीक है। ईरान के बिछाए जाल में फंस चुकी है इजराइल की हुकूमत। मतलब ईरान ने जाल बिछाया है, ईरान के बिछाए जाल में फंस चुकी है इजराइल की हुकूमत। चलिए, इस एडिटोरियल में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। वैसे आप क्या करते हैं 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सरकार ने दुनिया से बार बार यही सवाल पूछा है
यह है कि अगर हमास के आतंकवादी आपकी पश्चिमी सीमा पार करके सैकड़ों इजरायलियों को मार डालें, उनका अपहरण कर लें और अगले अगले दिन उनके हिजबुल्लाह सहयोगी आपकी उत्तरी सीमा पर रॉकेट दाग दें और ईरान इसका समर्थन करे, तो आप वैसे ही स्थिति में क्या करते हैं? यह एक जल्दी सवाल है और इसे इजराइल के आलोचक अक्सर टालते रहते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं जो इसे टालते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली यह इजरायली सरकार चाहती है कि आप और मैं और हर इजरायली और इजराइल के सभी मित्र, यहाँ तक कि दुश्मन भी इस पर विश्वास कर लें कि इस प्रश्न का हमेशा केवल एक ही सही उत्तर था: गाजा पर हमला बोलकर हमास को ख़त्म कर देना। इस प्रक्रिया में हताहत होने वाले नागरिकों से विचलित ना होना। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह पर धावा बोलकर यही सब फिर से दोहराना और युद्ध के इन दोनों मोर्चों में से किसी से भी बाहर निकलने की रणनीति बनाने में समय बर्बाद न करना, यह एक जाल है और बाइडेन प्रशासन इजराइल को इसमें फंसने से रोकने के लिए पर्याप्त दृढ़ नहीं था। अब हालात संगीन हो चुके हैं। इजराइल का यहूदी राष्ट्र गंभीर खतरे में है और उसे यह खतरा ईरान के साथ ही उसके वर्तमान इजरायली सत्तातंत्र दोनों से है। मुझे इस युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में कभी कोई भ्रम नहीं रहा। यह यहूदी राष्ट्र को धीरे धीरे नष्ट करने, अमेरिका के अरब सहयोगियों को कमज़ोर करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करने की भव्य ईरानी रणनीति का खुलासा है। इसकी एक अन्य उपकथा है इजराइल को ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमला करने से रोकना और प्रॉक्सी का उपयोग करना। ईरान हमास की रणनीति इजराइल के चारों ओर एक आग का घेरा बनाने की थी, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूथियों, इराक की शिया मिलिशिया और वेस्ट बैंक में जॉर्डन के माध्यम से तस्करी किए गए हथियारों से लैस उग्रवादियों का इस्तेमाल किया गया था। ईरान के अपने हितों के दृष्टिकोण से एक बेहतरीन रणनीति है कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए चाहे जितने फ़िलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन एक भी ईरानी ज़िंदगी जोखिम में ना आए। इजराइल को ख़त्म करने के लिए ईरान हर एक लेबनानी, फ़िलिस्तीनी, सीरियाई और यमनी की जान को जोखिम में डालने से हिचकने नहीं वाला है। इससे वह ईरानी हुकूमत द्वारा अपने ही लोगों के साथ की जा रही ज़्यादतियों और लेबनान, यमन, इराक और सीरिया पर अपने नियंत्रण से भी दुनिया का ध्यान हटा सकेगा। इजराइलियों और यहूदियों लोगों के लिए समस्या यह है कि नेतन्याहू सरकार ने युद्ध को उस तरीके से संचालित करने से इनकार कर दिया जिससे सफलता की उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वह रणनीति प्रधानमंत्री के राजनीतिक हितों के विपरीत थी। इजराइल को बाहर से अस्तित्व का खतरा है और उसके प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी अपने राजनीतिक और वैचारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय को कुचलने के लिए न्यायिक तख्तापलट के प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया है, जबकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए युद्ध लड़ रहा है और उसके बंधक आज भी गाजा में कहीं हैं। इजराइल को 4 चीज़ों की ज़रूरत थी: समय, क्योंकि आग के इस घेरे को रातों रात नहीं बुझाया जा सकता था। दूसरा, संसाधन, विशेष रूप से अमेरिका से। तीसरा, अरब और यूरोपीय सहयोगी, क्योंकि इजराइल अकेले नहीं लड़ सकता था। और चौथा, अपनी कार्रवाइयों के लिए वैधता। बाइडेन की टीम ने इजराइल के सामने एक रोड मैप पेश किया था। इसमें अमेरिका के अरब सहयोगियों को नए विश्वसनीय नेतृत्व के साथ वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार के लिए राजी करना और फिर इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व से बातचीत शुरू करने के लिए सहमत करना शामिल था। इससे हमास अलग अलग हो जाता और उस पर संघर्ष विराम के लिए दबाव डालने का रास्ता खुल जाता, जिसके तहत सभी बंधकों के बदले में इजराइल गाजा से बाहर निकल जाता।
इससे इजराइल पर हमला करने का हिजबुल्लाह का बहाना ख़त्म हो जाता। सऊदी अरब के लिए इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का रास्ता खुल जाता, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका होता। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं किया जा सका। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।